भाई झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 7 का लास्ट मोमेंट रिवीजन। चैप्टर नंबर 7 को लगभग 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 का लास्ट मोमेंट रिवीजन। चैप्टर नंबर 7 को आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसका अमेंडमेंट 2008 में हुआ था। ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा होगा कुछ रेगुलेशंस के बारे में। रेगुलेशंस किस चीज के संदर्भ में? तो सिस्टम कंट्रोल के संदर्भ में और सिस्टम ऑडिट के संदर्भ में। सिस्टम कंट्रोल और सिस्टम ऑडिट के संदर्भ में ये रेगुलेशन कौन इशू करता है? तो आईआरडीए इशू करता है इंश्योरेंस वालों के लिए। ठीक है। उसके बाद सेबी इशू करता है सिक्योरिटी मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, डिपॉजिटरी वगैरह के लिए। जो भाई साहब आप सिस्टम कंट्रोल करो जैसा जैसा हम आपको बोलते हैं, और सिस्टम ऑडिट करवाओ और हमें रिपोर्ट आकर जमा करो, ये रेगुलेशन में मुख्य रूप से लिखा रहेगा। तो आईआरडीए करता है इंश्योरेंस वालों के लिए, सेबी करता है सिक्योरिटी मार्केट वालों के लिए, और आरबीआई जो होता है वो रेगुलेशन देता है सिस्टम कंट्रोल का और सिस्टम ऑडिट का, इसके लिए तो बैंक वालों के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को रेगुलेशंस को, 3 चीजों के रिस्पेक्ट में हम लोगों को रेगुलेशंस पढ़ना है। इस चैप्टर का भी नाम है आईटी एक्ट एंड रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में। और तीसरी बात हमें यहाँ पर पढ़नी है कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड के बारे में। टेक्निकल स्टैंडर्ड किसके लिए? इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को 2 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ISO 27001। ये स्टैंडर्ड क्यों होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 27001 स्टैंडर्ड होता है। और दूसरा हमें पढ़ना है ITIL के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। और जाहिर सी बात है कि जब लाइब्रेरी नाम होगा तो यहाँ पर कुछ कोर पब्लिकेशंस बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज के लिए बुक्स बताता है? ये ITIL का जो स्टैंडर्ड होता है वो आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए। किस चीज के लिए? आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए। और ISO 27001 किसके लिए था? सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसका अमेंडमेंट 2008 में हुआ था, और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। मुख्य मकसद क्या था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लाने का? लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और साथ में कुछ पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में बताना। लेकिन काफी साइबर टेररिज्म जो है बढ़ते चला गया, साइबर फ्रॉड काफी होते चले गए। इसकी वजह से 2008 में वापस से अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, और साइबर क्राइम के रिस्पेक्ट में कुछ स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज वगैरह सब वापस से अमेंडमेंट करके डाला गया। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसका अमेंडमेंट 2008 में हुआ था। ठीक है। 2008 में भी कुछ प्रोविजंस वगैरह सब डाले गए थे। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ रूल्स जो हैं वो बताए गए। 2008 में जो एक्ट बनाया उसके रिस्पेक्ट में 2011 में कुछ रूल्स बताए गए। रूल्स किस चीज के संदर्भ में? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के संदर्भ में। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस की डिलीवरी करता है तो उसके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बताए। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडियरी के रिस्पेक्ट में, इंटरमीडियरी को गाइडलाइंस के तौर पर, बतौर गाइडलाइंस यहाँ पर रूल दिए गए। और तीसरा कुछ रीजनेबल सिक्योरिटी के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में, ताकि सेंसिटिव पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो सुरक्षित रहे, इसके संदर्भ में रूल बताए गए। तो 3 संदर्भ में रूल बताए गए, इंटरमीडियरी के लिए रूल, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है। और उसके बाद तीसरा रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आईटी रूल्स बताए गए। ठीक है। अगर इन रूल्स का नाम आपको याद ना भी रहे तो आपको किस किस जगह पे रूल्स बताए गए थे, किस किस बात के लिए? तो इंटरमीडियरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए, और रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन के लिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको ये भी याद न रहा तो आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2008 के संदर्भ में 3 प्रकार के रूल्स बताए गए थे। बस अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट। इस एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कुछ पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किस किस चीज के रिस्पेक्ट में होता है? तो यहां तक हम लोग बात करते हैं लीगल रिकॉग्नाइजेशन। पहला पार्ट है हमारा लीगल रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा पार्ट है हमारा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऑब्जेक्टिव था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा यहां पर बैंकिंग के संदर्भ में। और चौथा पार्ट आप बोल सकते हो कि जो रिस्पेक्टिव एक्ट होंगे, रिस्पेक्टिव एक्ट जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वैलिडिटी बनी रहे। ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ चीजों को छोड़कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सारे अदर एक्ट पर ओवरराइड करता है। ठीक है। तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन किस चीज के बारे में? तो ई कॉमर्स के बारे में। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ई कॉमर्स के बारे में। लीगल रिकॉग्नाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर को ये प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव था। फैसिलिटीज प्रोवाइड करना किस किस चीज के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव था। बैंकिंग वालों के संदर्भ में क्या था कि बैंकिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजेक्शन जो होता है वो मेंटेन कर सके, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सके बैंकिंग वाले। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बैंकिंग के संदर्भ में भी ऑब्जेक्टिव था। और लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव था अमेंडमेंट करना अदर रिलेवेंट एक्ट को, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अच्छी तरीके से वैलिडिटी दी जा सके। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया कि आईटी एक्ट के रिस्पेक्ट में 2008 जो में अमेंडमेंट हुआ था उसके रिस्पेक्ट में 3 प्रकार के रूल आए। ऑब्जेक्टिव को मैंने 4 पार्ट में बांट के बताया। पहला लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर को। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ फैसिलिटीज देना। फैसिलिटीज किस चीज की? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक जो
होता है फंड ट्रांसफर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करे, ठीक है, इन सारी चीजों की फैसिलिटीज देना और साथ में लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। उसके बाद बैंकिंग के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंकिंग हो सके, बैंक वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी ई फॉर्म में रख सके, ठीक है, और कुछ एक्ट को अमेंडमेंट करना। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सम की इश्यूज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो इंटरप्राइज और ऑडिटर को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो की इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंपैक्टिंग इंटरप्राइज एंड ऑडिटर, इंटरप्राइज और ऑडिटर को इफेक्ट कर सकता है। उसकी इश्यूज के बारे में जहां तक हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजों को इफेक्ट कर सकता है, ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। ये की इशू में बताए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ की डिफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर की डिफिनेशंस के बारे में जहां तक चर्चा करते हैं तो दो प्रकार के जो डिफिनेशन आपको याद रखने हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि चैप्टर नंबर 3 में हमने यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब वहां पर जो बात आती है क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में, वो चैप्टर नंबर 7 में भी अगर पढ़ना था, मैंने ये चीज भी वहां पर बताई थी। तो यहाँ पर सेक्शन 2 का F अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में बताता है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, ठीक है, इसको दो प्रकार का सिस्टम होता है। एक होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, सिमेट्रिक, और दूसरा होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जो होता है उसमें सिंगल की का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इनक्रिप्ट करने के लिए सिंगल की का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसको सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम बोलते हैं। देखो एस फॉर सिंगल, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल आप याद रख सकते हो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में। और असिमेट्रिक जो होता है उसमें की पेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके प्राइवेट की और पब्लिक करस्पॉन्डेंस पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, की पेयर का इस्तेमाल किया जाता है इनक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए आप असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का प्रयोग करते हो। अब जहां तक बात आती है कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में तो प्राइवेट और पब्लिक की यानी कि की पेयर का इस्तेमाल किया जाता है एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पर बात आती है कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 बोलता है, साफ साफ बोलता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए केवल असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आईटी एक्ट आपको असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम यानी कि की पेयर का इस्तेमाल करने के लिए स्पेशली बोलता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम सेक्शन 2 के F में डिफाइन किया गया है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को। अब हम लोग जहां तक बात करते हैं कुछ की डिफिनेशंस के बारे में, तो यहां पर सिर्फ एक सेक्शन नंबर 2 के P और सेक्शन नंबर 2 के TA, ये दो सेक्शन के बारे में मैं आपको बस एक बार बता दूं कि ये डिजिटल सिग्नेचर को बताता है और 2 का TA, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को बताता है। क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये वर्ड बराबर हम इस एक्ट में यूज करेंगे, इसकी वजह से आपको इनका जो सेक्शन होता है बस सेक्शन का नंबर आप याद रखो ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर 2P बोलो तो PTA, ठीक है, पटा, आपको याद रखना है एक वर्ड पटा। तो पटा वर्ड से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। तो P का मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, 2P का मतलब और 2TA का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप केवल सेक्शन नंबर को याद रखोगे यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके बारे में कुछ अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक और सेक्शन आप याद रख सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 2 UA, ठीक है। UA क्या होता है? UA बताता है आपका इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में बताता है। कौन से टीम के बारे में? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि सेक्शन नंबर 70B में बताया गया है। उसके बारे में हम लोग 70B जब पढ़ते रहेंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप बोलो सेक्शन नंबर 2 UA। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी बिग बी की, यानी कि बिग बी कितने साल के हैं? 70 इयर्स के हैं, ठीक है। और यू आया, ठीक है, अक्षय कुमार जो होता है अचानक से उनके बॉडी पे जंप कर गया, बोला 70B मैं हूं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। तो सेक्शन 2 UA, यू आया, UA को हम लोग बोलेंगे यू आया, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 70B के पास, यानी कि बिग बी के पास, अमिताभ बच्चन के पास, ठीक है। तो ये कहानी हम लोगों ने देखी थी आरटीआर की वीडियोस में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। ये डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है? यहाँ पर बोला गया है 2 स्टेप में वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। किसी भी रिकॉर्ड्स का डिजिटल सिग्नेचर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से 2 स्टेप में वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ये सारी चीजें आपकी स्टडी मटेरियल से हम लोग देख रहे हैं, तो उम्मीद है आपके सामने में स्टडी मटेरियल खुला हुआ होगा। स्टेप नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है आपका, ई रिकॉर्ड जो आपका होता है, उस पर हैश फंक्शन चलाया जाता है। ई रिकॉर्ड पर हैश फंक्शन चलाया जाता है। हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि सीक्रेट कोड में आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डाटा को परिवर्तित कर देता है। यानी कि हैश फंक्शन चलने के बाद न केवल सीक्रेट कोड में कन्वर्ट होता है, जबकि मैसेज डाइजेस्ट में जाकर डिजिटली फ्रीज हो जाता है डाटा, ठीक है। जो ई रिकॉर्ड का आपका डाटा है वो मैसेज डाइजेस्ट में जाकर डिजिटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर ऑरिजिनेटर अपने प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करता है, अपने प्राइवेट की को एफिक्स करता है, ठीक है। किस चीज को एफिक्स करता है? प्राइवेट की को एफिक्स करता है। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 की जहां तक हम लोग बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? जो मैसेज का रिसीवर होगा, जिसको आप रिकॉर्ड भेजते हो, वो क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए वो करस्पॉन्डिंग पब्लिक
पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा, जो ये प्राइवेट की है उसके करस्पॉन्डिंग पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा, और जिससे वापस हैश फंक्शन चलकर मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और यहां तक कि ना केवल वो मैसेज पढ़ पाएगा, साथ में ये भी देख पाएगा कि आखिर सेंडर कौन है, उसकी आइडेंटिटी को भी ट्रेस कर पाएगा। तो इस तरह से 2 स्टेप में चलता है। उम्मीद है आप स्टडी मटेरियल से एक बार जस्ट रीड करोगे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में क्या बताता है। यहां पर बताता है कि सब्सक्राइबर जो होगा वो रिकॉर्ड्स पर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपना डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। और डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करेगा, पहली बात ये। और डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करने के लिए हमेशा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का यूज किया जाएगा, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी कि की पेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 2 का सबसेक्शन F में देखा था कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 3A के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रिलायबल कब माना जाएगा? जब वो सेकंड शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड कंडीशन है उसको पूरा करते हुए एफिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है उसका जो सेकंड शेड्यूल होता है उसमें जो कंडीशन दिए गए हैं वो सारे के सारे कंडीशन को पूरा करते हुए एफिक्स किया जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिलायबल माना जाता है। तो क्या क्या कंडीशन दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन बोलता है कि मतलब केवल एक, यानी कि एक से केवल लिंक होना चाहिए सिग्नेचर को क्रिएट करते वक्त में, सिग्नेचर क्रिएशन के वक्त में केवल एक ही लिंक होना चाहिए, उसमें एक ही व्यक्ति से लिंक होना चाहिए, ठीक है, वो डाटा। उसके बाद बोलते हैं कि केवल एक पर्सन के कंट्रोल में होना चाहिए सिग्नेचर क्रिएट करते वक्त में, ठीक है। सिग्नेचर क्रिएशन डाटा जो होता है वो केवल एक पर्सन के कंट्रोल में होना चाहिए, तो एक पर्सन से लिंक होना चाहिए, एक पर्सन के कंट्रोल में होना चाहिए जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा होगा क्रिएट करते वक्त में। तीसरा पॉइंट बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डाटा का कोई भी अल्टरेशन जो होगा वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, डिटेक्ट करने लायक होना चाहिए, तो कोई भी अल्टरेशन जो होता है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। चौथी बात हम लोग करते हैं कि ऑथेंटिकेशन के बाद अगर मान लो कि एक बार ऑथेंटिकेशन यहां पर हो गया, उसके बाद आगे चल के सब्सिक्वेंटली अल्टरेशन किया गया या अल्टरेशन करने की कोशिश भी की गई तो वो भी डिटेक्टेबल होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट भी हमारा अल्टरेशन के रिस्पेक्ट में आया। और पांचवा पॉइंट हम लोगों को बोलता है कि अदर कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वो अकॉर्डिंगली आपको पूरा करना है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की